बहुत पुरानी बात है। किसी समृद्ध और हरे भरे देश में राजा विक्रमसेन अपनी रानी सुमित्रा के साथ एक विशाल और भव्य महल में रहा करते थे। उनके 3 पुत्र थे जिनके नाम थे वीर, साहस और तेजस। तीनों ही नौजवान, सुंदर और इतने बहादुर थे कि उनके वीरता के किस्से पूरे राज्य में गूंजते थे। वीर तलवारबाजी में निपुण था, साहस घुड़सवारी में अद्वितीय था और तेजस धनुर्विद्या में ऐसा गुरु था कि आंख मूंद कर भी निशाना साध लेता। समय बीतता गया और तीनों राजकुमार युवा अवस्था में कदम रखने लगे। राजा विक्रमसेन और रानी सुमित्रा का हृदय अब पुत्रों के विवाह की चिंता में व्याकुल हो उठा। राजा ने अपने दूतों को राज्य की चारों दिशाओं में भेजा। योग्य और सुयोग्य कन्याओं की तलाश में कितनी ही राजकुमारियों के चित्र और गुणों का बखान सुनकर भी राजा का मन संतुष्ट नहीं होता। उन्हें लगता कि कोई भी कन्या उनके अदम्य, साहसी और गुणवान पुत्रों के योग्य नहीं है। वो चाहते थे कि उनकी बहुएं न केवल सुंदर हो बल्कि उनमें भी कोई असाधारण गुण हो। एक दिन निराशा से भरकर राजा ने अपने तीनों पुत्रों को राज दरबार में बुलाया। राज्य सिंहासन पर विराजमान राजा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे प्यारे बेटों, वीर, साहस और तेजस, मैंने तुम्हारे लिए एक उचित कन्या ढूंढने का भरसक प्रयास किया है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी दृष्टि में कोई भी तुम तीनों में से किसी के योग्य नहीं है। इसीलिए अब हम भाग्य का सहारा लेंगे। फिर तीनों राजकुमार हैरानी से अपने पिता की ओर देखने लगे। राजा ने आगे कहा, कल सुबह तुम तीनों अपने अपने तीर कमान लेकर राजमहल के सबसे ऊंचे प्रांगण में उपस्थित होना। तुम्हें अपने शक्ति और कौशल से अपनी तीरों को वायु में छोड़ना है। जिस घर के आंगन में, जिस बगीचे में या जिस स्थान पर तुम्हारा तीर जाकर गिरेगा, उसी घर की कन्या से तुम्हारा विवाह निश्चित किया जाएगा। यही विधाता की इच्छा होगी। यह सुनकर वीर और साहस के चेहरे पर रोमांच था, लेकिन तेजस थोड़ा चिंतित दिखा। उसे यह विचित्र लगा, परंतु पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था। अगली सुबह सूरज की किरणें जब महल के शिखरों पर चमक रही थी, तीनों राजकुमार अपने अपने शक्तिशाली धनुष और सोने के पंख लगे तीरों के साथ प्रांगण में खड़े थे। पहला निशाना सबसे बड़े राजकुमार वीर ने लिया। उसने अपना धनुष खींचा और तीर को वायु में छोड़ दिया। तीर हवा में सीटी बजाता हुआ उड़ा और दूर जाकर एक विशाल हवेली के हरे भरे आंगन में जा गिरा। वो स्थान एक समृद्ध जमींदार का घर था, जहाँ उसकी सुंदर और शालीन पुत्री उस समय फूलों की बगीचे में पानी दे रहा था। फिर दूसरे राजकुमार साहस ने अपना तीर छोड़ा। उसका तीर हवा में एक चमकती हुई रेखा बनाता हुआ शहर की ओर बढ़ा और एक सुंदर लाल पत्थर के छज्जे पर जा लगा, जहाँ एक अमीर सौदागर की बेटी कीमती रेशमी वस्त्रों में सजी ताजा हवा का आनंद ले रहा था। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। अब बारी थी सबसे छोटे बेटे राजकुमार तेजस की। उसने पूरी शक्ति से अपना धनुष खींचा और तीर को लक्ष्यहीन छोड़ दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। तीर आकाश में उठा, एक चक्कर काटा और फिर अचानक अपनी दिशा बदलकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक उजाड़ी और कीचड़ भरे दलदली की ओर बढ़ गया। तेजस की सांसें अटक गई। तीर जाकर सीधे उस दलदली के बीचों बीच गिरा, जहाँ एक बड़ी सी हरी डरावनी मेंढक बैठी थी। फिर उस मेंढकी ने अपने लंबे चिपचिपे पंजे से तीर को तुरंत पकड़ लिया, मानो वो उसकी प्रतीक्षा ही कर रही हो। तेजस का चेहरा शर्म और निराश से लाल हो गया। वो बिना कुछ बोले अपने पिता के पास लौटा। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर बोला, पिताजी, मैं एक मेंढकी से विवाह कैसे कर सकता हूँ? क्या वो वास्तव में मेरे बराबर की है? नहीं, निश्चित ही नहीं। राजा विक्रमसेन ने
दृढ़ता पूर्वक कहा, पुत्र चिंता मत करो, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा होता है, तुम्हें अब उसी से विवाह करना होगा। प्रतीत होता है यही तुम्हारा भाग्य है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और इस प्रकार राजकुमार वीर का विवाह जमींदार की सुशील पुत्री से, साहस का विवाह सौदागर की सुंदर पुत्री से और तेजस का विवाह उस रहस्यमय मेंढकी से संपन्न हुआ। दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां तो महल में रहने लगी, पर तेजस अपनी मेंढकी पत्नी को लेकर महल से थोड़ी दूर एक छोटे से आवास में रहने लगा। उसका मन हमेशा भारी रहता। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। फिर राजा ने कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नियां कितनी गृह कार्य में निपुण है। अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह के भोजन के लिए मेरे लिए एक एक रोटी बनाकर तैयार रखें। मैं स्वयं उनका स्वाद परखूंगा। तेजस जब अपने कमरे में लौटा तो उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। उसके चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। उसे देखते ही उसकी मेंढकी पत्नी, जिसे उसने मेंढकली नाम दिया था, उछलते हुई आई और उसके पैरों के पास बैठ गई। उसकी आवाज में असीम प्यार और चिंता थी। फिर कहा, ओ मेरे प्रिय राजकुमार, तुम आज इतने उदास और चिंतित क्यों हो? क्या महल में कोई अप्रिय घटना घटी है? फिर तेजस ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हाँ, अप्रिय ही तो है। मेरे पिता चाहते हैं कि तुम कल सुबह उनके लिए एक रोटी बनाओ, पर हे भाग्य, तुम एक मेंढक हो। रोटी बनाना तो दूर, आटा भी गूंथ सकते हो ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर मेंढकली मधुर स्वर में बोली, हे राजकुमार, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम आराम से जाकर सो जाओ। सुबह का समय शाम के समय से ज्यादा अच्छा सलाहकार होता है। सब ठीक हो जाएगा। फिर अपनी पत्नी की आश्वस्ति भर बातों से थोड़ा सा पाकर तेजस सोने चला गया। जैसे ही वो गहरी नींद में सो गया, एक अद्भुत घटना घटी। मेंढकली ने अपनी मेंढकी हरी खाल को एक कोमल झटके से उतर दिया और उसके भीतर से एक दिव्य सुंदर राजकुमारी प्रकट हुई। उसकी केस रात के अंधकार की तरह काले और लहराते हुए थे। चेहरा चंद्रमा जैसा चमकता हुआ और आंखें दो सितारों की तरह चमक रही थी। वो घर के दरवाजे पर गई और मधुर परंतु दृढ़ स्वर में आवाज लगाई, हे मेरी वफादार दासियों और सेविकाओं, तुरंत आओ और मेरे लिए कल सुबह के लिए एक सफेद रोटी तैयार करो। बिल्कुल वैसी रोटी जिसे मैं अपने पिता के शाही महल में अपनी बचपन में खाया करती थी। उसकी आवाज हवा में घुल गई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदृश्य हाथों ने काम करना शुरू कर दिया। रात भर में एक अतुलनीय रोटी तैयार हो गई। सुबह जब मुर्गी की बांग के साथ तेजस की आंखें खुली तो उसने देखा कि एक सुनहरे थाल में एक ऐसी रोटी रखा है जिसका वर्णना करना मुश्किल था। वो रोटी इतनी सुंदर और सुगंधित थी कि ऐसी रोटियां तो केवल परियों की देश में ही मिल सकती थी। रोटी के दोनों ओर सुनहरे रंग से शहरों, किलों और विभिन्न मूर्तियों की नक्काशी की गई थी। अंदर से वो बर्फ जैसी सफेद और पंखों की तरह मुलायम थी। राजा के समक्ष जब तीनों रोटियां पेश की गई तो जमींदार की बेटी की रोटी अच्छी थी, सौदागर की बेटी की रोटी और भी स्वादिष्ट थी, परंतु तेजस की रोटी ने सभी को चमत्कार से कम नहीं लगा। राजा उसे देखकर अबाक रह गए और बोले, वाह, यह तो अद्भुत है। तेजस, तुम्हारी पत्नी ने तो स्वयं भगवान के रसोई को मात दे दी है। दोनों बड़े भैया के चेहरे पर ईर्ष्या की रेखाएं उभर आई। राजा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, अब एक और काम है। तुम सब अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह तक मेरे लिए एक एक कालीन बुन कर दें। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे सुंदर और बारीक कालीन बनाती है। इस बार तेजस और भी ज्यादा उदास होकर घर लौटा। मेंढकली ने फिर वही सलाह पूछा, प्रिय,
क्या रोटी से तुम्हारी पिता संतुष्ट नहीं हुए? फिर तेजस बोला, उल्टी वो तो बहुत खुश हुए, पर अब उन्होंने एक और असंभव कार्य दिया है। वे चाहते हैं कि तुम उनके लिए एक कालीन बनाओ। हे भगवान, तुम्हारे छोटे छोटे पंजे भला कालीन कैसे बुन पाएंगे? मेंढकली ने फिर उसे धीरज बंधाया। चिंता की कोई बात नहीं प्यारे राजकुमार, सो जाओ। सुबह का समय हमारी जरूर सहायता करेगा। राजकुमार के सोने के बाद मेंढकली फिर से वही दिव्य राजकुमारी बन गई। उसने बाहर आकर आवाज लगाई, ओ मेरे प्यारी दासियों और वफादार नौकरानियों, अब की बार तुम मेरे पास एक नया काम के लिए आओ। मेरे लिए एक ऐसा रेशम कालीन बनाओ जैसा कालीन में अपने पिता राजा के महल में बैठते समय इस्तेमाल किया करती थी। उसकी आज्ञा होते ही अदृश्य कारीगरों ने रात भर में एक ऐसा कालीन तैयार किया जिसकी चमक और सौंदर्य अकल्पनीय था। सुबह जब तेजस ने उसे देखा तो वो हैरान हो गया। कालीन रेशम के मुलायम धागों से बुना हुआ था, जिसमें सोने और चांदी के तारों से जटिल और सुंदर नमूने बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी चित्रकार ने अपनी तुलिका से उसे जीवित कर दिया हो। राज दरबार में जब तीनों कालीन पेश किया गया तो तेजस के कालीन ने सबको दिल जीत लिया। फिर राजा ने उसे छू कर देखा और भावुक होते हुए बोले, यह कालीन तो जादू से बना हुआ प्रतीत होता है। तेजस, तुम्हारी पत्नी में कोई अद्भुत शक्ति है। अब राजा के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने अंतिम और निर्णायक आदेश दिया, मेरे प्यारे बेटों, अब मैं स्वयं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ। कल दरबार में आयोजन होगा जहाँ सभी राज्यों के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे। तुम तीनों अपनी अपनी पत्नियों को सजा संभार करके ले आना। मैं देखना चाहता हूँ कि वे कितने सुंदर और सुशील है। यह सुनकर तेजस का दिल टूट गया। वो तो मानो जमीन में घसता चला गया। फिर वो अपने कमरे में आया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। फिर मेंढकली ने पूछा, प्रिय राजकुमार, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या महल में किसी ने कोई कठोर बात कही है? फिर तेजस ने दुख स्वर में कहा, हाँ, बहुत कठोर बात। मेरे पिता ने आदेश दिया है कि हम तीनों अपने अपने पत्नियों को कल दरबार में उनके और सभी अतिथियों के सामने पेश करें। अब बताओ, मैं तुम्हें वहाँ कैसे ले जाऊँगा? सभी मेरे मजाक उड़ाएंगे। परंतु मेंढकली ने इस बार भी नहीं घबराई। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, यह कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है, परंतु इससे बुरा भी हो सकता है। ऐसा करो, तुम कल अकेले ही दरबार में चले जाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जब तुम जोर की आवाज सुनो तो डर मत जाना। बस इतना कहना, डरो मत। यह मेरी बदकिस्मत मौन की एक बदकिस्मत बक्से में आ रही है। परंतु तेजस को समझ में कुछ नहीं आया। फिर भी उसने हाँ कर दी। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन राजा का दरबार जगमगा रहा था। सभी सामंत, मंत्री और प्रतिष्ठित नागरिक अपनी अपनी बेटियों और पत्नियों के साथ उपस्थित थे। राजकुमार वीर और साहस अपने सुंदर और कीमती वस्त्रों से सजी पत्नियों के साथ गर्व से खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि तेजस अकेला है तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। ठहाका लगाते हुए कहा, अरे छोटा भाई वीर, तुम्हारी मेंढकी रानी कहाँ है? क्या वो दलदल में ही रह गई? साहस ने व्यंग्य कसा, शायद उसे ढकने के लिए कोई उचित वस्त्र नहीं मिला। चिंता मत करो, हम महल के पुराने पर्दों से एक चोगा सिलवा देंगे। परंतु तेजस का दिल लज्जा और क्रोध से जल उठा, पर वह चुप खड़ा रहा। तभी अचानक एक भयानक गर्जन सुनाई दी। पूरा महल डल उठा, झूमर हिलने लगे और मेहमान डर से एक दूसरे से चिपक गए। केवल तेजस शांत खड़ा रहा और वही बोला जो मेंढकली ने कहा था, डरो मत, यह केवल मेरे बदकिस्मत मौन की है जो अपने बदकिस्मत बक्से में आ रही है। सभी की नजरें महल के मुख्य द्वार की ओर गड़ गई। एक सुनहरी जड़ाऊ गाड़ी जो 6 दुधिया सफेद घोड़ों से खींची जा रही थी। एक ऐसी सुंदर राजकुमारी
आकाश से उतरी, जिसकी चमक से पूरा दरबार जगमग उठा। उसने सफेद रेशम का परिधान पहना हुआ था और उसके सिर पर हीरो का मुकुट चमक रहा था। वो सीधी तेजस के पास गई और उसका हाथ थाम लिया। तेजस उसे भोजन कक्ष की ओर ले गया, जहाँ और की लकड़ी की भारी मेजों पर बर्फ जैसी सफेद मेजबस बिछी थी और परियों के देश जैसे स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। सभी हैरान थे। भोजन के दौरान राजकुमारी अपने सोने के गिलास से थोड़ी सी शराब पी और बची हुई शराब अपनी बाई हस्ती में डाल दी। फिर उसने तले हुए हंस के कुछ टुकड़े खाए और उनके छोटे छोटे हड्डियां अपनी दाई हस्ती में रख ली। फिर दोनों बड़ी बहुओं ने ईर्ष्या से भरकर यह सोचा कि यह कोई फैशन है और उन्होंने भी वैसा ही किया। अंततः भोजन के बाद नृत्य का कार्यक्रम शुरू हुआ। राजकुमारी ने सबसे पहले राजा को प्रणाम किया और फिर उसने पति के साथ नाचने लगी। जैसे ही वो नाच रही थी, उसने अपनी वाई हस्ती हिलाई तो कमरे के बीचों बीच एक नील पानी की सफेद सच्चर झील प्रकट हो गई, जिससे कमरे का वातावरण सुहावना और ठंडा हो गया। फिर उसने अपनी दाई हस्ती हिलाई तो उसमें से सफेद सुंदर हंस निकले और झील में तैरने लगे। सभी दर्शक दंग रह गए। अब बारी थी दोनों बड़ी बहुओं की। जब वे नाचने लगे तो उन्होंने भी हस्ती हिलाई। पहले ने बाई हस्ती हिलाई तो उसमें से बासी शराब चारों ओर फैल गई, जिससे लोगों के कीमती कपड़े खराब हो गए। दूसरे ने दाई हस्ती हिलाई तो उसमें से हंस की हड्डियां निकलकर सीधे राजा के चेहरे पर जा गिरी। फिर राजा को भयंकर क्रोध आया और उसने तुरंत उन दोनों को महल से निकल देने का आदेश दे दिया। तेजस यह सब देखकर अभिभूत था। उससे अब समझ में आ गया कि उसकी पत्नी कोई साधारण में नहीं बल्कि एक श्रापित राजकुमारी है। वो तुरंत अपने घर लौटा। उसने सोचा कि अब उसकी पत्नी को मेकी की खाल की कोई जरूरत नहीं। वो उससे हमेशा उसी रूप में देखना चाहता था। उसने जलती हुई अंगीठी मेकी की खाल डालकर जला दी। जैसे ही खाल जलकर राख हुई, राजकुमारी वहां आ पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर भयानक दुख और निराश थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने कहा, ओ प्रिया, यह तुम क्या किया? वो रोती हुई बोली, बस थोड़े ही दिन का समय बाकी था। इस खाल को पहनने का केवल 3 दिन और शेष थे। उसके बाद श्राप टूट जाता और मैं हमेशा के लिए इस रूप में तुम्हारे साथ रह सकती थी। पर अब तुम्हें मुझे एक दूसरे देश में ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा देश जिसका रास्ता कोई नहीं जानता और जो एक दूसरे देश के महल में स्थित है। वहाँ एक शक्तिशाली शैतान मेरे रखवाली करता है। इतना कहकर वो एक सफेद हंस में बदल गई और खिड़की से उड़कर आकाश में अदृश्य हो गई। फिर तेजस फुट फुट कर रो पड़ा। उसने तुरंत अपना तीर कमान और कुछ जरूरी सामान उठाया और अपनी प्रेयसी को खोजने के लिए अनजान सफर पर निकल पड़ा। कई दिन तक चलने के बाद तेजस एक जंगल में एक बूढ़े साधु से मिला। उसने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। बूढ़े ने पूछा, बहादुर नौजवान, तू इतना उदास क्यों है? क्या ढूंढ रहा है? फिर तेजस ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, तूने उसकी खाल जला दी। यह बहुत ही बड़ी भूल थी। सुन, वो राजकुमारी अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान थी। उसके पिता को अपनी ही बेटी की प्रतिभा से ईर्ष्या हो गई और उसने एक जादूगरनी की सहायता से उसे 3 साल के लिए मेंढकी बनने का श्राप दे दिया। श्राप का समय पूरा होने में अब केवल 3 दिन शेष थे। पर मुझे तुझ पर दया आती है। ले, यह एक जादुई गेंद है। इसे जमीन पर फेंक देना। यह जिस रास्ते जाएगी तू उसी के पीछे चला जाना। तेजस ने एक गेंद को फेंका और उसके पीछे चला पड़ा। रास्ते में उसे एक भालू, एक बतख और एक खरगोश मिले। हर बार जब उसने उन्हें मारने के लिए तीर उठाया तो उन्होंने उसे छोड़ देने के लिए विनती की और वादा किया कि वे एक दिन उसकी सहायता करेंगे।
तेजस ने दया दिखाते हुए सभी को जीवन दान दे दिया। फिर आगे चलकर उसने समुद्र के किनारे एक तड़पती हुई मछली को बचाया और वापस पानी में डाल दिया। अंत में गेंद उसे एक डरावनी झोपड़ी तक ले गई जो मुर्गी की टांगे पर खड़ी थी। फिर तेजस ने कहा, छोटी झोपड़ी अपना दरवाजा मेरे ओर कर लो, और झोपड़ी ने ऐसा ही किया। अंदर एक बदसूरत जादूगरनी बैठी थी। तेजस ने अपनी बुद्धिमानी से पहले उससे भोजन और आराम करवाया, फिर अपनी कहानी सुनाई। फिर जादूगरनी बोली, हाँ मुझे सब पता है, तेरी राजकुमारी एक शैतान के महल में कैद है। उसे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि उसकी मौत एक जादुई सुई में है। वो सुई एक बड़े खरगोश के पेट में है। वो खरगोश एक बक्से में बंद है और वो बक्सा एक पुराने ओक के पेड़ में डालियों में छिपा है। शैतान स्वयं उस पेड़ की रखवाली करता है। उसने तेजस को पेड़ का स्थान बताया। फिर तेजस उस ओक के पेड़ के पास पहुंचा जो इतना विशाल और मजबूत था कि उसे देखकर ही निराश हुई। तभी वो जंगल की भालू आया और उसने अपनी शक्तिशाली पंजों से पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। फिर बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक बड़ा खरगोश भाग निकला। फिर तुरंत ही तेजस का परिचित खरगोश आया और उसने उस भागते खरगोश को पकड़कर मार डाला। उसमें से एक बुरी बतख निकली और आकाश में उड़ गई। लेकिन तेजस की सफेद बतख ने उसका पीछा किया और उसे मार गिराया। मरती बतख से एक अंडा निकला और समुद्र की लहरों में जा गिरा। तेजस की निराशा देखते ही बनी नहीं थी कि उसी मछली ने जिसे उसने बचाया था अंडे को अपने मुंह में लेकर किनारे पर रख दिया। तेजस ने अंडा तोड़ा और उसमें से जादुई सुई निकाल ली, परंतु जैसा ही उसने सुई को तोड़ा शैतान की सारी शक्ति समाप्त हो गई। फिर तेजस शैतान के महल में पहुंचा और आसानी से उसे हरा दिया। उसने अपनी सुंदर राजकुमारी को मुक्त करवाया। फिर उसने पूछा कि वो कौन है, तो राजकुमारी ने बताया कि वो दूर एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी अनन्या है, जिसे उसके ही पिता के श्राप ने यह दुर्दशा दी थी। फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर लौटे। राजा विक्रम सिंह ने उनके पुत्रवधू को देखकर आनंद से आंसू बहाए और अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। फिर तेजस और अनन्या का राज्याभिषेक हुआ और वे दीर्घकाल तक न्याय और प्रेम से राज्य करते रहे। अंततः अपनी अद्भुत कहानी को एक सुखद अंत देते हुए उनकी यह कथा आज भी लोक कथाओं में सुनाई जाती है, जो भाग्य, प्रेम, धैर्य और दया की शक्ति का संदेश देती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।